मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक वैसिली नाम का बच्चा दिखाया जाता है जिसे उसके ग्रैंडफादर शिकार करना सिखा रहे थे। उन्होंने उनके घोड़े को एक ओपन जगह पर बांधा हुआ था। वैसिली के ग्रैंडफादर वैसिली को बताते हैं कि बिल्कुल एक जगह पर एक स्टोन की तरह रहो जिससे शिकार तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जैसे वो एनिमल उनके घोड़े के पास आने लगता है, वैसिली के ग्रैंडफादर वैसिली को बिना घबराए शूट करने को बोलते और ये छोटा बच्चा जैसा कहा वैसा ही करता है। और ये बच्चा इस बात से बेखबर था कि ये ट्रेनिंग उसे भविष्य में कैसा इंसान बनाने वाली है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 1942 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। नाज़ीज़ ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था और अब वो सोवियत यूनियन के रास्ते एशिया के ऑयल लैंड्स की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस रास्ते में उनके लिए एक मुसीबत थी और वो थी सिटी ऑफ स्टैलिनग्राड, जो रशिया के रेड आर्मीज के द्वारा प्रोटेक्टेड थी। अब नाज़ीज़ रेड आर्मी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ की जंग काफ़ी इंटेंस हो गई थी, तो इसीलिए रेड आर्मी की मदद के लिए एक बैकअप फोर्स बुलाई जाती है और उस फोर्स में था अपना हीरो वैसिली, जो एक काफ़ी अच्छा स्नाइपर बन चुका था। वैसिली ट्रेन के अंदर से ही नोटिस कर लेता है कि यहाँ के सिविलियंस को सिटी छोड़ने को बोला जा रहा है ताकि सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स रह सके। और अब कुछ देर के बाद उनकी ट्रेन स्टैलिनग्राड पहुंच जाती है और उन सबको बोट्स में बिठाकर बैटल फील्ड की तरफ ले जा रहे थे। और वहाँ की सिचुएशन से ऐसा लग रहा था कि नाज़ीज़ इन लोगों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके और ये बैकअप सोल्जर्स एक सुसाइडल मिशन पर भेजे जा रहे हैं। और जब बोट के अंदर के कुछ सोल्जर्स पानी में कूदकर खुद की जान बचाकर भागने की सोचते, तभी उनके ही सीनियर ऑफिसर्स उन्हें शूट कर देते और जर्मन इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते और उनके ऊपर ओपन फायर कर देते, जिससे रेड आर्मी के आधे से ज़्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते और उन्हें उन पर अटैक करने का चांस तक नहीं देते। और जब बोट डॉक पर पहुंच जाती है तो जो भी बचे हुए सोल्जर्स होते हैं उन्हें दो दो के ग्रुप में बांट दिया जाता है और उनमें से सिर्फ एक को राइफल मिलेगी और दूसरे को सिर्फ एमओ। और यहाँ पर वैसिली को सिर्फ एमओ मिलती है और उसे बोला जाता है कि अपने पेयर सोल्जर्स की मदद करने के लिए कूद पड़ो। लेकिन इतनी भीड़ में वैसिली जस्ट थोड़ी देर में अपने पेयर सोल्जर से सेपरेट हो जाता है और अब उसके पास सर्वाइव करने का बस एक ही रास्ता था और वो ये कि जितना हो सके उतना ज़मीन के क्लोज रहो ताकि एनिमीज उसे डिटेक्ट ना कर पाए। और अब ये देखने के बाद कि हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी कम है, रेड आर्मी के सोल्जर्स अगेन पीछे भागने लगते, लेकिन एक और बार फिर से उनके ही सुपीरियर ऑफिसर्स उन्हें डरपोक और देशद्रोही समझकर मार देते। और अब कुछ ही देर के बाद यह बैटल फील्ड पूरी तरह से रशियन सोल्जर्स के डेड बॉडी से भर जाता है। और थोड़ी देर के बाद इस खतरनाक सीन पर एक कार आती है, लेकिन तभी एक टैंक उसे शूट कर देती है और कार पलटी हो जाती है। उस पलटी हुई कार से रशियन आर्मी के कमिश्नर डैनिलो बाहर आता है और डेड बॉडीज के बीच में छुप जाता है। वो अपनी सांसें रोक कर रखता है, तभी जर्मन सोल्जर्स वहां आकर डेड बॉडीज को शूट करने लगते हैं। एक्चुअली वो ये कंफर्म कर रहे थे कि कोई जिंदा तो नहीं बच गया। डैनिलो कैसे भी करके इस शूटिंग में बच जाता है और उनके जाने के बाद डैनिलो एक सोल्जर्स के पास से राइफल उठाता है, लेकिन बहुत जल्द उसे ही पता चलता है कि इस राइफल में तो एमओ ही नहीं है। तभी उसके पास वैसिली आता है जो भी यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा था। वैसिली कमिश्नर को एमओ देता है और बोलता है कि तब शूट करना जब धमाका हो ताकि हमारी लोकेशन एनिमीज को पता ना चल सके। लेकिन डैनिलो के हाथ यहाँ पर थर-थर कांप रहे थे उसकी लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, तो इसलिए वो राइफल वैसिली को देता है और तभी वहाँ पर एक और कार आती है और एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाते हैं। वैसिली अपने एक्सीलेंट स्किल्स की मदद से सभी एनिमीज को बड़ी इजीली मार देता है। इससे डैनिलो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। तो जब उन्हें रेस्क्यू कराकर हेडक्वार्टर्स ले लिया जाता है तो वहाँ पर डैनिलो वैसिली के तारीफ में कुछ पैम्पलेट्स प्रिंट करवाता है और अब रेड आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को ये रियलाइज होता है कि उनके डिफेंसेस काफ़ी वीक है क्योंकि उनके सोल्जर्स अपनी कंट्री के लिए अपनी जान पर खेलने के लिए रेडी नहीं है और इसी वजह से सोवियत आर्मी कमजोर हो रही है। तो इसीलिए डिफेंस सिस्टम को अगेन रिबिल्ड करने के लिए हायर ऑफिशियल चेयरमैन निकिता क्रुश्चेव सोवियत यूनियन आते, वो अपने ऑफिसर्स से आइडियाज की डिमांड करते ताकि डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन वहाँ के जूनियर ऑफिसर्स बस वही पुराने घिसे पिटे आइडियाज बता रहे थे। लेकिन तभी डैनिलो सजेस्ट करता है कि हमें लोगों के अंदर एक होप डालनी चाहिए और एक हीरो को उनके बीच प्रेजेंट करना चाहिए जिसे देखकर शायद से लोग इंस्पायर हो जाए। और इस स्ट्रेटेजी चेयरमैन को काफ़ी अच्छी लगती है। तो चेयरमैन डैनिलो से पूछते कि क्या तुम किसी हीरो को जानते हो, तो डैनिलो वैसिली को सजेस्ट करता है और चेयरमैन के ऑर्डर के साथ डैनिलो वैसिली के बहादुर के किस्से मिलिट्री न्यूज़पेपर्स में छाप देता है। और उसी दिन से वैसिली के स्किल्स की वजह से उसे स्नाइपर डिवीजन में शिफ्ट कर दिया जाता है और बहुत जल्द उसके न्यूज़पेपर्स की कहानी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और वो रशियन आर्मी का फेस बन जाता है एंड एज वेल एज अ प्रोपेगेंडा आइकॉन। और एक दिन वैसिली उसके मिशन पर था और तभी उनके सीक्रेट लोकेशन पर साचा फिलिपो नाम का छोटा बच्चा आता है जो वैसिली की तारीफ करता है जैसे हर सिटीजन वैसिली की तारीफ करता था। साचा वैसिली को अपने घर इनवाइट करता है जहाँ पर साचा की मदर मिसेस फिलिपो वैसिली को थैंक्स बोल रही थी क्योंकि वो उनके मदरलैंड को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहा था। और अब वहाँ पर बहुत जल्द डैनिलो भी पहुँच जाता है जो वैसिली के फैंस के लेटर लेकर आया हुआ था जो वैसिली के फैंस ने वैसिली को भेजे थे। तो अब क्योंकि उन्हें वैसिली को एक हीरो दिखाना था पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए उन्हें इन सब लेटर्स के आंसर देने थे। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती जिसका नाम तानिया था। तानिया साचा की बहन जैसी थी और वो लोकल मलेशिया के आर्मी में थी। तो यहाँ पर ये जानने के बाद कि तानिया जर्मन में फ्लुएंट है, डैनिलो तानिया को हेडक्वार्टर्स में जॉब ऑफर करता है
और थोड़ा सोचने के बाद तानिया डैनियला की जॉब ले लेती क्योंकि उसे जर्मन फ्लुएंटली आती थी, तो इसीलिए डैनियला उसे एक अच्छी पोस्ट देने वाला था। और उनके बातों से हमें पता चलता है कि तानिया के अंदर डैनियला और वेसिली दोनों ही इंटरेस्टेड थे। और दूसरी तरफ जर्मन ऑफिसर्स वेसिली और वेसिली की स्नाइपर टीम की वजह से काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्हें बार बार उनके सोल्जर्स की रैंक बदलनी पड़ती थी। और इसीलिए क्योंकि वेसिली और उसकी टीम सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स के सीनियर ऑफिसर्स को ही अपना टारगेट बनाया करती थी। तो अब इसीलिए जर्मन्स ने अपनी साइड से लड़ने के लिए मेजर अरविन कोनिक को बुलाया था, जो एक बहुत फेमस स्नाइपर और जर्मन आर्मी स्कूल का हेड था। और अब कोनिक को वेसिली को मारने का टास्क दिया गया था। तो अब कोनिक वेसिली को मारने का ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वो खुद वेसिली को चेस करने की बजाय वेसिली को उसके पास बुलाएगा। अगले दिन वेसिली को फॉर्मर डिपार्टमेंट स्टोर से मैसेज आता है कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एनिमी स्नाइपर है। तो वेसिली वहाँ जाता है और उसे खिड़की के पास एक शैडो दिखती है, वो उसे शूट करता है और वहाँ से एक हेलमेट नीचे गिरता है। तो वो अपने साथ वाली जूनियर सोल्जर्स लुडमिला को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग में जाता है ताकि वो डेड बॉडी को चेक कर सके। लेकिन यहाँ पर प्योर हॉरर उन्हें पता चलता है कि ये बस एक ट्रैप था ताकि ये लोग इस बिल्डिंग में आ सके। तभी वेसिली को वहीं पर सीक्रेट की राख दिखती है, मतलब एनिमी स्नाइपर्स अभी भी इस बिल्डिंग में है। और तभी कई प्लेन्स इस एरिया से गुजरते हैं जो बिल्डिंग्स पर बॉम्ब डाल रहे थे, जिससे लुडमिला पैनिक करने लगती है। वेसिली उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर भागने लगती है। और इसी वजह से कोनिक उसे बड़ी इजीली स्पॉट कर लेता है और उसे शूट कर देता है। अगले सीन में हम कोनिक को अपने हाइडआउट लोकेशन पर देखते हैं, जहाँ पर साचा उसके जूते साफ कर रहा था। साचा खाने के बदले में कोनिक को वेसिली की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब रेड आर्मी को भी कोनिक का रियल पर्पस पता चल गया था, तो इसलिए वो कोलिकोव को हायर करते क्योंकि कोलिकोव कोनिक का ही आर्मी स्कूल का स्टूडेंट था। और अब कोलिकोव वेसिली की मदद करने वाला था ताकि वो वेसिली को बता सके कोनिक कैसे सोचता है और उसका क्या प्लान हो सकता है। अगले सीन में वेसिली, कोलिकोव और उन्हीं के स्नाइपर टीम का मेंबर ओलोडिया एक टूटी हुई बिल्डिंग में जाते। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक बॉडी दिखती है जो बिल्कुल शिटिंग पोजीशन में थी, बिल्कुल लास्ट ट्रैप की तरह। तो रास्ते को चेंज करते और थोड़ा सा रिस्क लेकर ओपन एरिया से सेफ एरिया चले जाते और एनिमीज के 2 बंदों को मारने के बाद वो डिनर के लिए रेडी हो जाते। ओलोडिया दूसरे रूम में जाता है ताकि वो उनका सूप ला सके जो उन्होंने दूसरे रूम में रखा था, लेकिन इस प्रोसेस में ही एनिमीज से पकड़ लेते। और जब ओलोडिया एनिमीज को वेसिली की लोकेशन बताने से मना कर देता है, एनिमीज ओलोडिया को अपना यूनिफॉर्म पहनाकर ओपन में भेज देते और बिना ये जाने कि ओको ने कोलिकोव से शूट कर देता है, जिससे इनकी लोकेशन भी रिवील हो जाती है। उसके बाद कोलिकोव अपना हेलमेट एज अ ट्रैप यूज़ करता है ताकि कोनिक उसे शूट करके अपनी लोकेशन भी रिवील कर दे। लेकिन कोनिक को आइडिया लग जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए वो इनके ट्रैप में नहीं फंसता और इसी वजह से इन दोनों को अपनी लोकेशन चेंज करनी थी। और जब वो बिल्डिंग के ओपन सेक्शन से क्रॉस कर रहे थे, कोनिक कोलिकोव को शूट कर देता है क्योंकि उसने पहले जंप करी थी और उसके पीछे वेसिली जंप करता है जो सेफली क्रॉस कर जाता है। इधर दूसरी साइड डैनियला और तानिया से मिलता है, जो डैनियला उसे खुद को मलेशिया ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रही थी। कुछ घंटों बाद वेसिली हेडक्वार्टर्स आता है और आज वो काफ़ी उदास था क्योंकि कोनिक ने जो शॉट कोलिकोव को मारा था, वैसा शॉट वेसिली ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और वो ये भी सोचता है कि शायद से कोनिक मुझसे कहीं बेहतर है, लेकिन डैनियला उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और यहाँ पर डैनियला वेसिली से एक फेवर मांगता है, जो एक ही डैनियला वेसिली से बोलता है कि तुम तानिया को समझाओ कि खुद को ट्रांसफ़र ना कराए। और जब वेसिली तानिया को समझाने जाता है, तानिया वेसिली को बताती है कि मुझे वहाँ जाकर इसलिए लड़ना है क्योंकि सुबह ही मुझे ये पता चला कि जर्मन्स ने जिस प्रिजनर ग्रुप को मारा उसमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे और इसी वजह से मुझे वहाँ जाकर लड़ना है। और अब ये सब सुनने के बाद वेसिली तानिया के सपोर्ट में खड़ा होता है और तानिया को कोलिकोव की राइफल देता है। उसके बाद साचा कोनिक और वेसिली दोनों को ही अपनी एक दूसरे की लोकेशन बता रहा था, तो दोनों ही अपनी अपनी लोकेशन पर जा रहे थे और सोचते कि मैं सामने वाले को सरप्राइज कर दूंगा। यहाँ पर कोनिक पहले से आया हुआ था तो अपनी काफ़ी अच्छी लोकेशन पकड़ कर बैठा हुआ था। तब वेसिली और उसका पार्टनर एक पाइप के अंदर से आ रहे थे जिससे काफ़ी नॉइस भी क्रिएट हो रही थी और उसी नॉइस की वजह से कोनिक को उनके प्रेजेंस का पता लग जाता है। तो कोनिक स्विफ्टली उनके ऊपर शूट करता है जिससे वेसिली की गन उससे दूर चली जाती है और वेसिली के पार्टनर का हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था क्योंकि उसे गोली लगी थी। तो इसीलिए अब वो वैसी सिचुएशन में था जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वेसिली उसे वापस हेडक्वार्टर्स जाने के लिए बोलता है। और जब वो पाइप से वापस हेडक्वार्टर्स जा रहा था, तब तक वेसिली एक रस्सी और चाकू की मदद से गन को अपनी तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करता है और जब उसे परफेक्टली अटैच कर लेता है, कोनिक उस रस्सी को शूट कर देता है और उसे उसकी गन लेने का कोई भी चांस नहीं देता। तभी उस जगह के ऊपर से कुछ जर्मन प्लेन्स बॉम्ब गिराकर चले जाते हैं, जिस वजह से इनकी बिल्डिंग के अंदर के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और कुछ ग्लासेस सीधे वेसिली के सामने आकर गिरते, जिस वजह से कोनिक को वेसिली का पूरा व्यू दिख रहा था। तभी वेसिली का पार्टनर हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और तानिया और डैनियला को सब कुछ बताता है और बिना कुछ सोचे तानिया वेसिली की मदद करने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही वेसिली तानिया को वहीं रुककर अपने प्लान को फॉलो करने के लिए बोलता है और जिस ग्लास से कोनिक वेसिली को देख रहा था, साइमल्टेनियसली उसी ग्लास से वेसिली भी कोनिक को देख रहा था, जिसकी वजह से वेसिली को कोनिक की लोकेशन पता थी। उसके बाद वेसिली तानिया को एक ग्लास से कोनिक के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करने को बोलता है और तानिया अपना टास्क 100% एक्यूरेंसी के साथ में करती है, जिससे वेसिली को अपनी गन
पिकअप करने का चांस मिल जाता है और सब्सिक्वेंटली वैसिली कोनिक के हैंड पर शूट कर देता है, जिससे उसका हैंड जख्मी हो गया था। उसके बाद इवनिंग में हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद वैसिली और तानिया अपने टीम सोल्जर्स के साथ में अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं। कुछ दिनों बाद वैसिली डैनियला से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे बारे में लिखना बंद कर दो, क्योंकि कोनिक और ये टाइटल ऑफ वार हीरो मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन डैनियला एक्सेप्ट नहीं करता और उसे मैनिपुलेट करता है कि यू कैन डू इट, और साचा का नाम लेकर ये भी बोलता है कि ये देखो ये बच्चा हमारे लिए डबल एजेंट का काम कर रहा है। और जब साचा काफ़ी उम्मीदों के साथ वैसिली की तरफ दिखता है, वैसिली ना नहीं बोल पाता। अगले सीन में साचा वैसिली को वो लोकेशन दिखाता है जहाँ पर कोनिक उसका इंतजार करेगा। वहाँ पर हर जगह बस डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, तो वैसिली डेड बॉडीज के बीच में ही छुप जाता है और कोनिक का इंतजार करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है और वो एक ही वैसिली काफ़ी देर तक इंतजार करता रहता है और जल्दी से कोनिक आता ही नहीं, तो इसलिए उसे वहीं पर नींद आ जाती है। और जब कोनिक वैसिली को अपनी हिडिंग लोकेशन से देख लेता है, वो उसे शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अपने सोल्जर्स डेड बॉडीज से सामान लूट रहे हैं और वो वैसिली की बॉडी को ऐसे मूव कर रहे थे जैसे वो भी मर चुका है, और वैसिली की भी सारी लूट अपने पास ले लेते। और जब वैसिली की आईडी जर्मन ऑफिसर्स के पास में पहुंचती है, उन्हें लगता है कि वैसिल भी मारा जा चुका है, तो अब कोनिक को वापस आर्मी स्कूल जाने को बोलते। लेकिन कोनिक वैसिली के डेथ से टोटली डिसएग्री करता है, तो इसलिए वो आर्मी स्कूल जाने से मना कर देता है और साचा से मिलता है। कोनिक साचा को अपनी अगली लोकेशन बताता है, क्योंकि कोनिक पूरी तरह से श्योर था कि साचा वैसिली को मेरी लोकेशन जरूर बताएगा। और इधर जर्मन हेडक्वार्टर्स में क्रुश्चोव को भी वैसिली की डेथ की न्यूज़ पता चल जाती है, जो डैनियला पर प्रेशर डाल रहा था। डैनियला को लग रहा था कि ये न्यूज़ फेक है, लेकिन क्रुश्चोव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस डैनियला से बोलता है कि जो भी हो, तुम अपने मैजिकल वर्ड से पब्लिक को कन्विंस करो कि सब कुछ ठीक है। कुछ देर के बाद डैनियल तानिया से मिलता है और उसके ट्रांसफ़र के बारे में बोलने लगता है, लेकिन तभी उन्हें लाउड स्पीकर से आवाज़ आती कि वैसिली मारा जा चुका है। इसके बाद डैनियला वैसिली की डेथ एज अ हीरो लिखने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी अपना हीरो खुद वहाँ पर चला आता है। वैसिली डैनियला को बताता है कि मैंने कोनिक का काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो जल्दी आया ही नहीं, जिस वजह से मुझे वहीं पर नींद आ गई। और जब जर्मन सोल्जर्स डेड बॉडीज़ को लूट रहे थे, मुझे भी मनी की एक्टिंग करनी पड़ी। और अब डैनियला वैसिलो को ये बताता है कि मैंने तानिया का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब वैसिली तानिया के बारे में पूछता है और साचा उन्हें बताता है कि मैं जानता था कि तुम जिंदा हो, और यही बात मैंने तानिया को भी बताई, इसलिए वो स्टेशन गई है ताकि कोनिक को मार सके। ये सुनने के बाद वैसिली और डैनियलो दोनों ही तानिया को बचाने के लिए स्टेशन जाते, और जब वो उसे ढूंढ लेते, वहाँ पर वैसिली और तानिया किस करते, जिससे डैनियलो काफ़ी जलस फील करता है। और इसी वजह से जब वो हेडक्वार्टर्स पहुँचते, ये लिखने की बजाय कि वैसिली जिंदा है, वो ये लिखवाता है कि वैसिली गद्दार बन चुका है। अब वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि कोनिक ने उन्हें स्टेशन पर देख लिया था, तो अब कोनिक को पूरा यकीन था कि साचा ही मेरी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो इसलिए कोनिक साचा को किल करता है और उसे एक पोल पर लटका देता है ताकि वैसिली उसे देखकर पैनिक करे और ओपन में आ जाए। लेकिन वैसिली से पहले उसे तानिया देख लेती है। वो बाहर जाकर कोनिक को मारना चाहती थी, लेकिन वैसिली उसे रोक देता है और बोलता है कि कोनिक यही चाहता है कि हम लोग बाहर जाए। वो दोनों उसके बाद एक प्लान बनाते हैं जिसमें वैसिली कोनिक के पीछे जाएगा और दूसरी साइड तानिया डैनियला से फेवर लेती है कि मेरे साथ मिसेस फिलिपाओ से मिलने चलो। एक्चुअली ये दोनों मिसेस फिलिपाओ को सिटी से निकलने को बोल रहे थे, क्योंकि पूरे सिटी के लोगों को सिटी से बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लेकिन मिसेस फिलिपाओ अपने बेटे के बगैर नहीं जाना चाहती थी। तो ये बताने की बजाय कि साचा मर चुका है, वो उन्हें ये बताते कि साचा जर्मन्स के साथ मिल चुका है। मिसेस फिलिपाओ सोचती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी होगा सेफ होगा, और ये सोचकर वो इन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। और रास्ते में बोट के पास इन लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरता है, जिससे तानिया बहुत जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। डैनियला को लगता है कि अब शायद तानिया नहीं रही, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिसेस फिलिपाओ डॉक्टर को कैसे भी कन्विंस करके उसे बोट में ले आती है। दूसरी साइड वैसिली और कोनिक दोनों ही अपने अपने हेडिंग स्पॉट से एक दूसरे के ऊपर एम करके बैठे हुए थे। तभी डैनियला वैसिली के पास आता है और उससे तानिया की मौत की न्यूज़ देता है और बोलता है कि अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कोई रीज़न नहीं अब मेरे पास में जीने के लिए। और वो वैसिली से इस बात के लिए भी सॉरी बोलता है जो बात उसने न्यूज़पेपर्स में छापी थी वैसिली की गद्दार होने की। और अब लास्ट टाइम वैसिली की हेल्प करने के लिए डैनियला खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और हेडिंग स्पॉट से बाहर आता है। एंड द सेम टाइम कोनिक शूट्स हिम, जिससे कोनिक को लगता है कि मैंने वैसिली को मार दिया है, और जीत का जश्न मनाते हुए वो धीरे धीरे डेड बॉडी की तरफ चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रास्ते में वो सरप्राइज हो जाता है, उसे दिखता है कि वैसिली उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे वैसिली कोनिक के ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है, कोनिक अपनी हार मान लेता है और अपनी कैप को निकाल कर वैसिली की तरफ देखता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड बिना टाइम गवाए वैसिली भी उसे शूट कर देता है। और अब कोनिक को मारने के बाद वैसिली अपनी राइफल डैनियला के पास रखता है, एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। अब 2 महीनों बाद फाइनली स्टालिनग्राड जर्मन से फ्री हो जाता है, और तब वैसिली को तानिया से लेटर आता है कि मैं जिंदा हूँ और फील्ड हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। और अब बिना टाइम गवाए वैसिली तानिया से मिलने के लिए उस फील्ड हॉस्पिटल जाता है। और यही इस मूवी का, इस फिल्म का, इस कहानी का एंड है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। तो यही करते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।